अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से सहायता के प्रवेश के अंदर एक और इंटरेस्टिंग सवाल क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में भी आज हमें नए सहायता की पूंजी निकालनी है जो हमें सवाल में नहीं दी गई है। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा जिससे आपको ये सवाल अच्छी तरह आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ता हूँ, जेनी और आन्या 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार है। तो इनका अनुपात क्या हुआ पुराना 3:2। पेड़ की पक्की तलपट हमें दी गई है। सबसे पहले हम समायोजन पढ़ेंगे और टिक करेंगे। तारीख 1/4/2016 के दिन उन्होंने प्रियंका को निम्नलिखित शर्तों से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। तो नई साझेदार यहाँ पे कौन है आज? प्रियंका। पहली समायोजन, प्रियंका ख्याति पेटे 14,000 रोकड़ लाएगी। तो सवाल में लिखा हुआ कि नई साझेदार जो प्रियंका है वो ख्याति रोकड़ में लाएगी। और जब भी नया साझेदार रोकड़ में ख्याति लाता है तो उसकी असर देना आपको आता है। दूसरी समायोजन, जेनी और आन्या की नई पीढ़ी में कुल पूंजी का 20% जितनी पूंजी प्रियंका लाएगी। अब नई पीढ़ी की पूंजी क्या होती है? जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 में सीखा था वैसा ही है। जब हम पूंजी खाता बंद करेंगे और जो हमारे शेष आगे लेके निकलती है उसी को हम नई पीढ़ी की पूंजी कहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जेनी और आन्या की आज भी शेष आगे लेके निकालने पड़ेगी, उसी के आधार पर हम प्रियंका की पूंजी निकालेंगे 20%। तीसरी समायोजन, नए लाभ आने का प्रमाण हमें दिया गया है 2:2:1। चौथी समायोजन, डूबती अनामत का प्रावधान आवश्यक नहीं है। तो डूबती अनामत की आवश्यकता नहीं है, सवाल में लिखा है। तो जो भी हमने देनदार में से डूबती माइनस करी वो हम माइनस नहीं करेंगे। देनदार की शुद्ध रकम डायरेक्ट बाहर लिखेंगे संपत्ति लेना पक्ष में, और जो डूबती माइनस करी गई है उसे हम कहाँ लिखेंगे? अब पुनः मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 17 में करा था वैसे ही। पांचवी समायोजन, यंत्र की कीमत में 10% की कमी करनी है। लिखा है कि कमी करनी है तो यंत्र में से माइनस करेंगे तो यंत्र पे आप टिक करोगे। मकान की बाजार कीमत 70,000 है तो मकान पे टिक करेंगे। विनियोग की बाजार कीमत 68,950 है तो विनियोग पर टिक करेंगे। लास्ट समायोजन, जेनी और आन्या की नई पीढ़ी में अपने दोनों की कुल पूंजी, यहाँ लिखा है कि अपने दोनों की कुल पूंजी अपने संबंधित नए लाभ आने के प्रमाण में रखेंगे। आवश्यक समायोजन बैंक खाते द्वारा करना है। तो यहाँ लिखा है कि जेनी और आन्या की नई पीढ़ी की कुल पूंजी उनके नए लाभ आने के प्रमाण में रखनी है, उनके नए लाभ आने के प्रमाण में रखनी है। ठीक है, तो जब हम करेंगे तब आपको बताएंगे अच्छी तरह। आवश्यक खाते और पक्की तलपट तैयार कीजिए। हमें आवश्यक खाते और पक्की तलपट तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि पक्की तलपट के जो भी बाकी खाते में दी गई है उसे हम खाते में रखेंगे। तो संपत्ति लेने में सबसे पहले लिखा है मकान, मकान पर समायोजन रकम अंदर लिखेंगे। दूसरा है यंत्र, समायोजन इस पर भी रकम अंदर लिखेंगे। तीसरा विनियोग, इसकी रकम भी अंदर लिखेंगे क्योंकि समायोजन है। देनदार में से डूबती माइनस नहीं करना इसलिए रकम हमने बाहर लिखी। अब जो डूबती अनामत दी गई है जब समायोजन करेंगे तब हम देखेंगे। नेक्स्ट, बैंक खाते के शेष दिए बैंक खाते में लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हमने शेष आगे लाए 39,200। अब पूंजी दायित्व पक्ष में सबसे पहले लिखा है पूंजी, पूंजी खाते जमा पक्ष में लिखेंगे शेष, उसकी शेष आगे लाए जेनी और आन्या में 70,000 और 56,000। नेक्स्ट, सामान्य अनामत, पुराने साझेदारों का एकत्रित किया गया लाभ है उनमें बांट देंगे हम। तो सामान्य अनामत हमने 3:2 में बांटा तो 5,040 3360। नेक्स्ट है विनियोग अनामत। अब विनियोग अनामत को बांटने से पहले आपको विनियोग की समायोजन देखने पड़ेगी। सातवीं समायोजन में लिखा है विनियोग की बाजार कीमत 68,950 है। तो आप देख सकते हो कि विनियोग की जो पुरानी कीमत है वो 63,000 है, नई कीमत उसकी बढ़ जा रही है। अगर नई कीमत बढ़ती है तो विनियोग अनामत हम पुराने साझेदारों में बांट देंगे, जैसे कि हमने यहाँ बांटा विनियोग अनामत 2520 और 1680। तो आपको ये याद रखना कि यदि विनियोग की जो नई कीमत है अगर वो कम होती तो हमें नुकसान होता। तो ये एक प्रकार का लाभ होता है तो इसमें से हमें माइनस करना होता। बट अभी हमें नुकसान नहीं हुआ है, विनियोग की बाजार कीमत जो है वो बढ़ रही है तो हमें लाभ वैसे ही हो रहा है। तो ये वाला जो लाभ है हम साझेदार में बांट देंगे जैसे हमने यहाँ पर बांटा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। कारीगर लाभ भाग फंड, कारीगर लाभ भाग फंड पेढ़ी का दायित्व है, डायरेक्ट लिखेंगे पूंजी दायित्व पक्ष में। तो यहाँ हमने लिखा कारीगर लाभ भाग फंड 31,500। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा लेनदार, लेनदार भी हमारा दायित्व है, समायोजन नहीं है, डायरेक्ट रकम बाहर लिखेंगे। लेनदार 44,800। तो सभी बाकियों को हमने खातों में रख दिया है। पहली समायोजन करेंगे, प्रियंका ख्याति पेटे 14,000 रोकड़ में लाएगी। अगर नई साझेदार रोकड़ में ख्याति ला रही है तो पुराने साझेदार को बांटना पड़ेगा उनके त्याग के अनुपात में। तो सबसे पहले हम त्याग का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ गणना करेंगे। त्याग का अनुपात निकालने के लिए हमें पुराना अनुपात और नया अनुपात की जरूरत है, तो दोनों सवाल में दिए गए हैं।
हम निकालेंगे पुराने साझेदारों का त्याग, तो जेनी और अन्य। जो जेनी है उसका पुराना अनुपात कितना है, 3/5, 3/5, और जो अन्य है उसका 2/5। माइनस करेंगे नया अनुपात, जो जेनी है उसका नया अनुपात क्या है, 2/5, और जो अन्य है उसका भी 2/5, तो माइनस कर देंगे। 5 तिया 15, 10 बट्टे में 25, यहाँ पे 5 दूनी 10, और यहाँ पर भी 5 दूनी 10 हो रहा है, बट्टे में 25, तो यहाँ पर आया 5/25, और इसका आया 0/25। तो यहाँ पर जो पुराने साझेदार आन्या है उसका जो त्याग का अनुपात है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब तो जो नई ख्याति है पूरी किसको मिलेगी, जेनी को, क्योंकि आन्या किसी भी प्रकार का त्याग नहीं कर रही है तो उसको ख्याति देंगे नहीं। तो रोजनामचा क्या बनता है, रोकड़ खाते उधार ख्याति के प्रीमियम खाते जमा, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदार के पूंजी खाते जमा। तो पुराने साझेदार में केवल जेनी को मिलेगी, तो रोजनामचा बनेगा रोकड़ खाते उधार। तो इस प्रकार से ख्याति का रोजनामचा कुछ बनेगा। अब इसकी कतौनी करेंगे हम। रोजनामचा था रोकड़ खाते उधार, नाम लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते 14,000। तो पूरी ख्याति हम किसको दे देंगे, जेनी को, तो उसके पूंजी खाते जमा पक्ष में लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते, तो जेनी में लिख देंगे पूरा 14,000। तो इस प्रकार हमने ख्याति की पहली समायोजन सोल्व करी। दूसरी समायोजन हमें लास्ट में करनी पड़ेगी क्योंकि हमें पुराने साझेदार की नई पूंजी निकालनी है, तो हम जब पूरी समायोजन कर लेंगे तब हम दूसरी समायोजन करेंगे। तीसरी समायोजन में नया लाभ आने का प्रमाण दिया है तो उसे तो हमने कर लिया है। चौथी समायोजन डूबत ऋण अनामत का प्रावधान आवश्यक नहीं है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि डूबत ऋण आवश्यक नहीं है तो उसे कहाँ लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में, डूबत ऋण अनामत खाते 2800। पांचवी समायोजन यंत्र की कीमत में 10% कमी करनी है, तो यंत्र में से हमें माइनस करना पड़ेगा 10%। तो ये रहे यंत्र माइनस कमी 17,500 का 10%, 1750, 15,750 कमी है, कहाँ लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में 1750, जो कमी करी है वो रकम लिखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट समायोजन मकान की बाजार कीमत 70,000 है, तो बाजार कीमत को हम कॉलम के बाहर लिखते हैं। तो ये रहे मकान की कीमत कितनी हो गई अब 70,000। तो आप देख सकते हो पहले 42,000 थी, अब कितनी हो गई 70,000। इसका मतलब क्या हुई, मकान में वृद्धि हुई है, तो प्लस करेंगे। तो 70,000 में से 42,000 को माइनस कर देंगे तो वृद्धि की रकम हमें मिलेगी 28,000। तो अब ये जो 28,000 आया है हमें लाभ हुआ है, पुनर्मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मकान खाते 28,000। सातवीं समायोजन विनियोग की बाजार कीमत 68,950 है, तो इस रकम को भी हम बाहर लिखेंगे कॉलम के 68,950। तो आप देख सकते हो पहले 63 थी, आप 68 हो गई, इसका मतलब वृद्धि हुई है, तो इसमें भी करेंगे हम प्लस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 5,950। तो यहां भी वृद्धि हुई है तो इसे भी पुनर्मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में लिखेंगे, विनियोग खाते 5,950। तो सवाल में हमारी नॉर्मल समायोजन सभी हो चुकी है, केवल समायोजन नंबर 2 और समायोजन नंबर 8 बाकी जो पूंजी से रिलेटेड है। तो इसके लिए हमें पुनर्मूल्यांकन खाता बंद करना पड़ेगा, जो उसके शेष हम कहाँ लाएंगे, साझेदार के पूंजी खाता जमा पक्ष में, और साझेदार का पूंजी खाता बंद करके हमें इसकी अंतिम शेष निकालना पड़ेगी जिससे हम प्रियंका की पूंजी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पुनर्मूल्यांकन खाता बंद करते हैं। जमा पक्ष का टोटल जाता है 36,750, दोनों तरफ लिखेंगे 36,750। अब इस 36,750 में से हम 1750 को माइनस करेंगे तो हमारे पास लाभ आएगा। लाभ को हम जेनी और आन्या में पुराने अनुपात में बांट देंगे 3:2 में, माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 35,000। 35,000 को जब बांटोगे तो यहाँ पर आएगा 21,000 और यहाँ पर 14,000। तो अब इस लाभ को हम कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते जमा पक्ष में, यहाँ लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन, जेनी में लिखेंगे 21,000, आन्या में लिखेंगे 14,000। तो हमने पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ लिख दिया है। तो अब हम प्रियंका की पूंजी निकाल सकते हैं। क्या लिखा था सवाल में कि जेनी और आन्या की नई पीढ़ी में कुल पूंजी का 20% जितनी पूंजी प्रियंका लाएगी।
तो यहाँ पर जो जेनी और आन्या की 70,000 और 56,000 जो पूंजी दी गई है, ये पुरानी पीढ़ी की पूंजी है जब प्रियंका ने भाग नहीं लिया था तब की। अब प्रियंका ने भाग ले लिया है तो तीनों जन जुड़ चुके हैं नई साझेदारी पीढ़ी में। तो अब ये जो पीढ़ी बनी है नई पीढ़ी बनी। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे दोनों का, जेनी और आन्या का। अगर उधार पक्ष में कुछ है माइनस करने के लिए तो माइनस करेंगे, फिलहाल नहीं है तो हम जेनी का टोटल करेंगे और आन्या का टोटल करेंगे और दोनों को प्लस करके अगर 20% हम निकालेंगे तो हमें जो प्रियंका है उसकी पूंजी मिल जाएगी। बट इनके टोटल को अभी हम शेष आगे ले गए के रूप में नहीं लिखेंगे, क्योंकि 8वीं समायोजन में लिखा है कि जेनी और आन्या की नई पीढ़ी में अपने दोनों की कुल पूंजी अपने संबंधित नए लाभ आने के प्रमाण में रखेंगे। इसका मतलब जो भी शेष आगे ले गए हम लिखेंगे उनकी पूंजी वो नए लाभ आने के प्रमाण में होनी चाहिए। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, जेनी का टोटल करेंगे और आन्या का टोटल करेंगे और साइड में लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे जेनी की नई पीढ़ी में कुल पूंजी। तो जब आप जेनी के जमा पक्ष का टोटल करोगे तो यहां पर आएगा 1,12,560। और वैसे किसका करेंगे, आन्या का भी। तो आन्या की नई पीढ़ी में कुल पूंजी उसका टोटल भी हम कर लेंगे 75,040। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां पर आएगा 1,87,600। तो यहां पर जो 1,87,600 आया इन दोनों की नई पीढ़ी की कुल पूंजी है। अगर हम इसका 20% करेंगे तो हमको प्रियंका की पूंजी मिलेगी। तो यहां लिखेंगे प्रियंका की पूंजी। तो कुल पूंजी का 20%, 87,600 का 20% जब आप करोगे तो यहां पर आएगा 37,520। ये हुई हमारी प्रियंका के भाग की पूंजी। तो यहाँ पर जो पूंजी आई 37,520, ये प्रियंका रोकड़ के रूप में धंधे में ला रही है। तो रोजनाम से क्या बनता है, रोकड़ खाते उधार, प्रियंका के पूंजी खाते जमा। ये अभी हमारी एंट्री देने बाकी है तो हम देते हैं। तो रोकड़ खाते उधार पक्ष में लिखा पी के पूंजी खाते 37,520। अब कहाँ लिखेंगे इसकी दूसरी एंट्री, पूंजी खाते जमा पक्ष में लिखेंगे। और यहाँ लिखा हमने रोकड़ खाते 37,520। तो आपको आया होगा ये। तो फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, लिखा हुआ था कि जेनी और आन्या की नई पीढ़ी की कुल पूंजी का 20% पूंजी प्रियंका लाएगी। तो हमने क्या करा कि नई पीढ़ी का टोटल करा जेनी और आन्या का, जो हमारे पास आया था 1,87,600। तो उसका हमने 20% निकाला तो प्रियंका की पूंजी कितनी आई, 37,520। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, खाता बंद करेंगे। उसके पहले हमें एक इंटरेस्टिंग समायोजन और सीखनी है। तो समायोजन नंबर 8 है। यहाँ लिखा हुआ है जेनी और आन्या की नई पीढ़ी में अपने दोनों की कुल पूंजी अपने संबंधित नए लाभ आने के प्रमाण में रखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो शेष आगे ले गए होती है उसकी बात कर रहा है कि यहाँ पे जो नई पीढ़ी की कुल पूंजी लिखेंगे जेनी और आन्या की, वो उनके नए लाभ आने के प्रमाण में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो जेनी और आन्या की नई पीढ़ी की पूंजी आई कितनी थी, 1,87,600, जिसको हमें उनके नए लाभ आने के प्रमाण में रखना है। तो नया लाभ आने का प्रमाण क्या था, नया प्रमाण कितना था, 2:1। तो इसका हुआ जेनी का और ये हुआ आन्या का और ये हुआ प्रियंका का। तो हमें इन दोनों की पूंजी इन दोनों के प्रमाण में रखनी है। अभी हमको प्रियंका का नहीं देखना है, ठीक है। दोनों की पूंजी इन दोनों के प्रमाण में रखनी है। तो इन दोनों का प्रमाण कैसा हो गया, समान। तो यहाँ पे 1,87,600 को अब हम इन दोनों के प्रमाण में रखेंगे। इसका मतलब समान भाग हो जाएगा 2/4। 1,87,600 को 2/4 में रखेंगे। इसका मतलब दोनों को इस समान भाग में बांट देंगे। तो यदि आप 2 से भाग दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको बांटना है तो आप ऐसे भी बांट सकते हो। तो आएगा यहाँ पर 93,800 और 93,800। तो इस प्रकार हमने जेनी और आन्या की नई पीढ़ी की पूंजी उनके नए लाभ आने के प्रमाण में निकाली। वैसे इनका टोटल कुछ इस प्रकार से था, पर उन्होंने क्या कहा कि इनके नए लाभ आने के प्रमाण में रखनी। तो इसकी पूंजी कैसे आएगी, समान भाग में पूंजी आई, ठीक है। तो इसे अब हम कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते में लिखेंगे, उधार पक्ष में शेष आगे ले गए के रूप में। तो यहां हमने लिखा शेष आगे ले गए 93,800 और 93,800। और प्रियंका की पूंजी तो हमने निकाली ली थी, कितनी थी, 37,520। तो इस प्रकार से इनकी ये नई पूंजी आई। तो अब हम क्या करेंगे, पूंजी खाते का टोटल करेंगे और कुछ रकम यहाँ पर बचेगी, ठीक है, जिसे हम कहाँ लिखेंगे, बैंक खाते में। जैसे कि सवाल में लिखा हुआ है कि आवश्यक समायोजन बैंक द्वारा करना है।
तो यहाँ पर जो जेनी है इसके जमा पक्ष का टोटल ज्यादा आ रहा है 1,12,560। तो जब आप इस टोटल में से इस 93,800 को माइनस करोगे तो उधार पक्ष में बाकी बच रही है 18,760, जिसे हम कहाँ ले जाएंगे, बैंक खाते में, जैसे कि सवाल में लिखा हुआ है। और जो अन्य है उसके उधार पक्ष का टोटल ज्यादा आ रहा है 93,800। अगर आप इसमें से इन सबको माइनस करोगे, जैसे कि हमने टोटल पीछे कर ही लिया है, तो यहाँ पर भी शेष बच रही है, जिसे हम कहाँ लिखेंगे, बैंक खाते में, जो है 18,760। तो आप देख सकते हो कि जेनी के उधार पक्ष में बाकी का अंतर आ रहा है और आन्या के जमा पक्ष में बाकी का अंतर आ रहा है। जेनी को पूंजी लानी कितनी थी, 93,800, जबकि उसकी पूंजी का टोटल कितना आ रहा था, 1,12,560। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा की पूंजी जेनी निकाल ले जाएगी धंधे में से, ठीक है। तो अभी हमने आन्या के पक्ष का टोटल करा था तो उसका आया था 75,040। इसका मतलब उसको पूंजी लानी कितनी है, 93,800, और उसकी पूंजी केवल बन कितनी रही है, 75,040। इसका मतलब उसको पूंजी लाने पड़ेगी, इसके लिए किसका अंतर कहाँ निकला, जमा पक्ष में, ठीक है। जब भी कोई साझेदार पूंजी लाता है तो जमा पक्ष में लिखा जाता है, अगर वो पूंजी निकाल ले जाता है तो उधार पक्ष में लिखा जाता है। तो अब हमें जो जेनी के अंतर की रकम आई है कौन से पक्ष में आई है, उधार पक्ष में, बैंक खाते के रूप में लिखी है। तो बैंक खाते का जमा पक्ष में लिखना पड़ेगा जेनी के पूंजी खाते। वैसे भी अगर रोकड़ धंधे में जाती है तो हम जमा करते हैं 18,760, और ये धंधे में रोकड़ ला रही आनिया, कहाँ लिखिए, जमा पक्ष में, तो रोकड़ खाते में उधार पक्ष में लिखेंगे एक पूंजी खाते 18,760। तो अब जाके हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18 पूरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, रोकड़ खाता बंद करेंगे। उधार पक्ष का टोटल ज्यादा है 1,09,480, दोनों तरफ लिखेंगे 1,09,480, माइनस करेंगे इस रकम को तो उसकी भी अंतिम शेष मिलेगी हमें 90,720। तो अब इसे कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना पक्ष में, और जो इनकी अंतिम पूंजी है कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हमने पूंजी खाता जेनी, आनिया और प्रियंका, टोटल करा बाहर 2,25,120, और यहाँ लिखा हमने बैंक खाता 90,720। जब आप इन दोनों पक्ष का टोटल करोगे तो 3,01,420, 3,01,420। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। किताब में सबसे हार्ड क्वेश्चन नंबर 18 ही है, जहाँ हमें नए साझेदार की पूंजी निकालनी थी। तो वो तो हमने निकाल ली थी क्योंकि हमने जेनी और आनिया का टोटल करा और उसका 20% निकाला, तो हमारी नए साझेदार की पूंजी तो आ गई थी। बट मुझे सवाल में थोड़ा कठिन लगा है, जो समायोजन नंबर 8 है, जेनी और आनिया की नई पीढ़ी में अपने दोनों की कुल पूंजी नए लाभानी के प्राण में रखनी थी। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उम्मीद है आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो। तो अगर आपको सवाल कम समझ में आया तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि सवाल थोड़ा अजीब था। तो आप वीडियो को एक बार और देख सकते हो जिससे आपको सवाल अच्छे से आ जाए। तो अब हमारे चैप्टर में 1-2 सवाल और बचे हैं जिससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।